हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 का जो चैप्टर संख्या है 5, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, इसके बारे में। ये इस चैप्टर के लिए हमने पहला भाग बनाया है। इसके बाद इसके 2 पार्ट और आएंगे, उसमें हम पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे उनमें फोटोसिंथेसिस क्या है, हरित लवक क्या है, स्टोमेटा क्या है, इसके अलावा पोषण कितने प्रकार का होता है, पोषण किसे कहेंगे, जैव प्रक्रम किसे कहेंगे। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत वे सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहा जाता है। ऐसे प्रक्रियाएं या ऐसे कार्य जो अनुरक्षण के कार्य करते हैं उनको क्या कहा जाएगा? जैव प्रक्रम कहा जाएगा। अनुरक्षण का मतलब होता है रख रखाव रखना, हमारी बॉडी का मेंटेनेंस बनाए रखना, हमारे शरीर की सारी प्रक्रियाएं जिनसे हमारा शरीर ठीक प्रकार से कार्य करता है, वो सारी प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम के अंतर्गत आ जाती हैं। तो जैव प्रक्रम में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? पोषण आ जाएगा, क्योंकि फूड तो नेसेसरी है हमारी बॉडी को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा श्वसन, रेस्पिरेशन भी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे। तो श्वसन की प्रक्रिया है, इसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर अंग होते हैं जिनको फेफड़े कहते हैं, तो उनके ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा है परिवहन का मतलब ब्लड का सर्कुलेशन होता है हमारी पूरी बॉडी में, तभी हमारे प्रत्येक सेल्स तक जो चीज़ें हैं, जो फूड है या जो ऑक्सीजन है वो पहुंच पाती है। इसके अलावा उत्सर्जन, शरीर में जो चीज़ें बन रही हैं, जो चीज़ें अपशिष्ट हैं, जितनी प्रक्रियाएं होती हैं उन प्रक्रियाओं के दौरान बहुत सारा अपशिष्ट बनता है, तो उन अपशिष्ट पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। तो वो प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आ जाती हैं? उत्सर्जन के अंतर्गत आ जाती हैं। तो वो कार्य करना भी ज़रूरी है। पूरी बॉडी पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है, और उस नियंत्रण को कौन करता है? हमारा मस्तिष्क करता है, हमारी सारे क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखता है। इसके अलावा वृद्धि, हमारी ग्रोथ होती है, कोशिकाएं डिवाइड होती हैं और उसके आधार पर हमारे शरीर में ग्रोथ होती रहती है। गति और प्रजनन की प्रक्रिया भी बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपनी संतति को बनाए रखते हैं। तो ये सारे प्रक्रम सम्मिलित रूप से किसमें आ जाएंगे? अनुरक्षण कार्य के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी कि हम इन सारी प्रक्रियाओं के कारण ही अपने शरीर की मेंटेनेंस को बनाए रखते हैं, उनका रखरखाव कर पाते हैं। तो इसके अलावा आप देखेंगे जैसे हमारा श्वसन है, श्वसन के लिए हमें लंग्स की आवश्यकता होती है। इसके परिवहन के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑर्गन है हार्ट, जो कि क्या करता है? पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है और वो सर्कुलेट करता है ब्लड को, उसमें इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा जो हमारी किडनी है, वो किडनी क्या करती हैं? उत्सर्जन करती हैं, फिल्टर करती हैं, हमारे शरीर से पहले अपशिष्ट पदार्थों को छानती हैं। तो ये प्रक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ब्रेन क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी पर नियंत्रण बना के रखता है कि हमें क्या कार्य करना है, हमारे भावों को, हमारे विचारों को कंट्रोल करता है। इसी तरह से प्रजनन की प्रोसेस है। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं, ये सम्मिलित रूप से अनुरक्षण के अंतर्गत आती हैं, और इनसे हमारी बॉडी का अनुरक्षण होता है, रखरखाव होता है, और ये सारे प्रक्रम क्या कहलाएंगे? जैव प्रक्रम कहलाएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं कि पोषण क्या है। सबसे पहला टॉपिक है इसमें पोषण। पोषण क्या है? वह प्रक्रम जिसमें जीवधारी अपने पर्यावरण से भोजन को ग्रहण करता है। यानी कि प्रत्येक जीव को सर्वाइव करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और भोजन कहाँ से ग्रहण करता है? वो अपनी सराउंडिंग्स से ग्रहण करता है, अपने आसपास के पर्यावरण से ग्रहण करता है। इसके अलावा पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है, पाचन भी आता है उसके अंतर्गत। पहले उसने भोजन ग्रहण किया, फिर उस भोजन को पचाएगा, और उसके बाद क्या होगा? उसका अवशोषण होगा सेल्स के द्वारा, एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग किया जाता है। यानी कि भोजन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अनुरक्षण के लिए किया जाता है, रख रखाव के लिए किया जाता है। तो ये सारे प्रक्रम क्या कहलाते हैं? सम्मिलित रूप से पोषण कहलाते हैं। पोषण की 2 विधियां हैं। नंबर 1 है आपका स्वयपोषी पोषण, और नंबर 2 है परपोषी पोषण। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं स्वयपोषी पोषण क्या है। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। यानी कि
स्वपोषी पोषण क्या है? पोषण का वह तरीका जिसमें कोई जीव क्या करता है, अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेता है। अजैव पदार्थ कौन से होंगे? जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये अजैव पदार्थ हमारे चारों ओर पाया जाता है। जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सारे के सारे क्या है? अजैव पदार्थ हैं। तो इन अजैव पदार्थों से मिलकर के जो जीव अपना भोजन बना लेते हैं वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएंगे? स्वपोषी पोषण में आ जाते हैं। जैसे कि आपके हरे पौधे, भोजन कौन बनाता है? जितने कि आपके हरे पौधे हैं वो सारे के सारे सरल अजैव पदार्थों से भोजन का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अब अगला है आपका परपोषी पोषण, या इसी को विषम पोषी पोषण भी कहा जाता है। तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। स्वपोषी पोषण में क्या था? पोषण का वह तरीका जिसमें कोई जीव अपने आसपास के वातावरण से अजैव पदार्थों के द्वारा भोजन का निर्माण कर लेता है, जैसे कि हरे पौधे थे। लेकिन परपोषी पोषण में क्या आ जाएगा? पोषण का वह तरीका जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। तो वह प्रक्रिया या वह इस तरह का पोषण क्या कहलाएगा? परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण कहलाता है। इसमें आपके मनुष्य आ जाता है और भी अन्य जंतु हैं जो दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। वो सारे के सारे उनमें किस प्रकार का पोषण पाया जाएगा? परपोषी पोषण पाया जाता है या विषम पोषी पोषण पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम आगे, फोटोसिंथेसिस क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के ही कारण हम लोगों को फूड की उपलब्धता हो पाती है और हम जीवित रह पाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है जो कि कौन करते हैं? हरे पौधे करते हैं और भोजन का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? सजीव कोशिकाओं के द्वारा, यानी कि सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को, प्रकाश की ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है? सजीव कोशिकाओं के द्वारा, ठीक है, निर्जीव कोशिकाएं नहीं करेंगी, सजीव कोशिकाओं जिनमें जीवन है वो कोशिकाएं क्या करती हैं? प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों, जैसे पत्ती, पौधों में हरे रंग, जो भी ऐसे अंग हैं पौधों के अंतर्गत जो हरे होते हैं, जैसे कि पत्ती के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। यानी कि किन किन चीज़ों की उपस्थिति के द्वारा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है तथा भूमि से जल ले लिया जाता है और इन सबके द्वारा जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और जटिल कार्बनिक जो खाद्य पदार्थ हैं वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ एक उप उत्पाद के रूप में बाहर निकलती है जो कि है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों, जैसे पत्ती या और भी जो उसमें हरे रंग होंगे, तना होगा या जो भी चीजें होंगी, उनके द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण हो जाता है और ऑक्सीजन गैस उप उत्पाद के रूप में बाहर निकलती है। ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है जिसका उपयोग हम रेस्पिरेशन करने के लिए करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो भोजन मिल रहा है, दूसरा हमको क्या मिल रही है? ऑक्सीजन मिल रही है जो हमारे लिए रेस्पिरेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब जीवधारियों के लिए। इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी? फोटोसिंथेसिस की क्या होती है केमिकल रिएक्शन, इसको समझ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों की हरी पत्तियों की कोशिकाओं के अंदर, यानी कि ऐसी पत्तियां जो हरी हैं उनके कोशिकाओं के अंदर क्या हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स और पानी के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के संयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जा रहा है और बाद में जटिल कार्बोहाइड्रेट का भी निर्माण होता है। पहले साधारण कार्बोहाइड्रेट बनेगा, जैसे आपका ग्लूकोज बन गया, उसके बाद ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जटिल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे स्टार्च में कन्वर्ट हो सकता है, सुक्रोज में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो तो मोनोसैकेराइड है।
ठीक है। तो उसके बाद उसके पॉलीसैकेराइड भी बनते हैं जो कि क्या होते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो पहले क्या बनेगा, साधारण कार्बोहाइड्रेट बनेगा और उसके बाद में इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन एवं ऊर्जा से भरपूर कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च आदि का निर्माण होता है। लेकिन इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो ये आपको रासायनिक अभिक्रिया दिख रही है 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O, और इस तरह से ये दोनों क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में हमें मिल जाता है। तो इनमें कौन कौन सी चीजें पार्टिसिपेट कर रही हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा जल, तीसरा क्लोरोफिल यानी कि जो पत्तियों में पाया जाता है, इसके अलावा सूर्य का प्रकाश। तो ये चार चीजों से मिलकर के क्या बन जाता है, ग्लूकोज बनता है, और इसके साथ साथ क्या निकलती है, उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकलती है जो हम रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा माल कौन सा है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्चा माल है वो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का प्रकाश, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल के रूप में यूज की जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन गैसों के आदान प्रदान से होता है, यह रंध्र के द्वारा किया जाता है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंचेगी प्लांट की हरी पत्तियों के अंदर, उसके लिए क्या होता है, पत्तियों में रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज ऐसे ही करता है जैसे कि हमारी बॉडी में नासिका करती है। ठीक है, नासिका का क्या कार्य है, नासिका का कार्य है शरीर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना और शरीर के अंदर ऑक्सीजन को डालना। तो वहां पर ये कार्य, नाक का कार्य कौन करता है, जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, वो स्टोमेटा क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। पानी जड़ों द्वारा मिट्टी से अवशोषित होता है, और जो पानी है, पानी कैसे पहुंचता है, जड़ कहाँ कनेक्टेड होती है, मिट्टी में कनेक्टेड होती हैं, तो मिट्टी से जड़ों के द्वारा पानी ऊपर तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को कौन, सौर ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल एक प्रकार का वर्णक है जो पत्तियों में पाया जाता है, या कहें कि हरे पौधों में पाया जाता है, और वो क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है, जो सूर्य के प्रकाश है उसको अवशोषित करने का कार्य किसका होता है, क्लोरोफिल का होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस होती है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तब होती है जब हरे पौधे प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए करते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तब होगी जब हरे पौधे क्या करेंगे, प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल, यानी कि प्रकाशीय ऊर्जा का इस्तेमाल किसमें करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कार्बोहाइड्रेट बदलने में, यानी कि फोटोसिंथेसिस में यही होता है, बदलने के लिए करते हैं। पौधे के प्रकाश संश्लेषक वर्णक, जिसको कि क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल कहा जाता है। पौधे के प्रकाश संश्लेषक वर्णक जो कि क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर लिया जाता है। यानी कि प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कौन करेगा, क्लोरोफिल करेगी। ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जा रहा है, हरे पौधों में पाया जा रहा है। ठीक है, तो क्लोरोफिल का जो इंपॉर्टेंट कार्य है वो प्रकाशीय ऊर्जा को एब्जॉर्ब करना है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से युक्त, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से युक्त हवा पत्तियों के स्टोमेटा के माध्यम से होकर, स्टोमेटा मतलब रंध्र, इनसे होकर के पौधे में प्रवेश कर जाती है, यानी कि पत्तियों में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, स्टोमेटा के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कर जाती है। प्रकाश संश्लेषण का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण उप उत्पाद ऑक्सीजन है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो उसका, एक तो कार्बोहाइड्रेट तो बन ही रहा है, उसके साथ साथ इसके साथ एक उप उत्पाद बनता है जो कि ऑक्सीजन होता है। अधिकांश सजीव इस ऑक्सीजन पर निर्भर होते हैं। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन या श्वसन की प्रक्रिया में वो जितने जंतु होते हैं या जो भी सजीव हैं वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन को अंदर डालते हैं, अपनी बॉडी के अंदर इंटर कराते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, सबसे पहली जो प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा, क्लोरोफिल क्या करेगा, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर लेगा। क्लोरोफिल क्या करेगा, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। उसके बाद
प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ट्रांसफर करना। यानी कि पहली प्रक्रिया क्या थी? क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को एब्जॉर्ब करना, और जब पत्तियों ने प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर लिया उसके बाद क्या होता है? उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ट्रांसफर करना। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जल के अणु का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन होगा। यानी कि जो जल का अणु है H2O है, वो H2O क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि जल किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो उसी में टूटेगा। तो दूसरी प्रोसेस में क्या होता है? दूसरी प्रोसेस में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में ट्रांसफर होने लगती है, और रासायनिक ऊर्जा में जब ट्रांसफर होती है तो सबसे पहली प्रोसेस होती है कि जो वाटर है हमारा या जल का अणु है, वो जल का अणु किस में टूट जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तीसरी प्रक्रिया होती है, उसके साथ साथ हमने एक और अभिकारक लिया था रासायनिक अभिक्रिया में, जो प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया थी, वो अभिकारक था कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका क्या हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट पे अपचयन हो जाता है। यानी कि अपचयन का मतलब क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन ऐड होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में जब बदलेगी, यानी कि C6H12O6 में बदलेगी, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड होना। ठीक है, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड अपचयन हो जाता है। 3 प्रोसेस होती हैं। पहला, क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण करना। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ट्रांसफर करना। और इसी की प्रक्रिया के अंतर्गत जो जल है, जल का अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, और वही ऑक्सीजन हमें उप उत्पाद के रूप में मिल जाती है, जिसका यूज हम श्वसन प्रोसेस में करते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण प्रोसेस है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना। तो ये 3 प्रक्रियाएं होती हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। अब बात करते हैं हम आगे। ये देखिए, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है इस तरह से। अब हम बात करते हैं आगे क्लोरोप्लास्ट। यानी कि जिस क्लोरोप्लास्ट की हम बात कर रहे हैं, वो क्लोरोप्लास्ट है क्या? जिस लवक में पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल होता है, उसे हरित लवक कहा जाता है। यानी कि लवक कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के प्लास्टिड्स होते हैं, और जिस लवक में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल वर्णक होता है, उसे हरित लवक कहा जाएगा, या उसी को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनके कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। यानी कि जो क्लोरोफिल होता है, इसी के कारण पत्तियों का कैसा रंग होता है? हरा होता है, जिससे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। हरित लवक दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है। यानी कि अगर हम बात करें हरित लवक की, तो हरित लवक में किस तरह की डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है? दोहरी झिल्ली पाई जाती है। किसमें? हरित लवक जो ऑर्गन होता है कोशिका के अंदर, वो डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन उसके ऊपर लगी होती है। हरित लवक एक ऐसा कोशिकांग है जो क्या करता है? सौर ऊर्जा यानी कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। हरित लवक केवल सुकेंद्रक पादप कोशिकाएं, यानी कि हमने कक्षा 9th में पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं को ही सुकेंद्रिक कोशिकाएं कहा जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होंगी? जिनमें ट्रू केंद्रक पाया जाएगा, सत्य केंद्रक पाया जाता है। तो जो हरित लवक होता है वो किसमें होगा? वो होगा आपका सकेंद्रिक कोशिकाओं में, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। इसके अलावा जो शैवाल होते हैं उनमें भी क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। नीले हरे शैवाल में भी हरित लवक पाया जाता है। इसके अलावा शैवाल नाम के जीवाणुओं से ही हरित लवकों का विकास हुआ है। तो ये हरित लवक के बारे में सामान्य जानकारी कि हरित लवक एक प्रकार का वर्णक है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, और इसमें इसका कार्य क्या है? सौर ऊर्जा को किस में बदल देता है? ये प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। कौन? हरित लवक। और हरित लवक ही प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषण कर पाता है। और ये किस में पाया जाएगा? आपका सकेंद्रिक पादप कोशिकाओं में, सुकेंद्रक पादप कोशिकाओं में, या यूकैरियोटिक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है हरित लवक। ठीक है, तो ये हरित लवक के बारे में इस तरह से देखिए, ये है आपके हरित लवक का एक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे, स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा के बारे में, सभी हरे पौधों में कुछ ऐसे भाग होते हैं जो आवश्यक होते हैं, और विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि जितने भी हरे पौधे होते हैं उनमें कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जीवन जीने के लिए उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, और विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं में
वो अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्टोमेटा उन शामिल भागों में से एक है जो गैसीय विनिमय में शामिल होता है, यानी कि स्टोमेटा बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है किनमें, प्लांट्स में, ठीक है। और ये गैसीय विनिमय को करते हैं। इनमें कौन सा कार्य होता है, गैसीय विनिमय, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है किनके माध्यम से, स्टोमेटा के माध्यम से। पत्तियों की सतह पर हजारों रंध्र होते हैं, बहुत रंध्र होते हैं। इनमें से अधिकांश पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर दो तरह के आपको स्टोमेटा दिख रहे हैं। एक है आपका स्टोमेटा जो है वो आपका ओपन है, और दूसरा स्टोमेटा कैसा है, क्लोज्ड है। ये वाला क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है आपका, और एक कैसा है, ओपन स्टोमेटा है, ठीक है। इसमें कई प्रकार की सेल्स भी होती हैं, एक तो गार्ड सेल्स होती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि कौन कौन सी सेल्स हैं और उनके क्या कार्य हैं। आगे देखिए रंध्र के कार्य और विशेषताएं। अब इसको हम समझ लेते हैं कि रंध्र क्या करते हैं। रंध्र का जो सबसे प्रमुख कार्य है वो है गैसेस का आदान प्रदान, ठीक है। सबसे प्रमुख कार्य क्या है, गैसेस का आदान प्रदान। और गैसेस कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो रंध्रों का मुख्य कार्य पौधों की ऊतकों की आंतरिक और बाहरी सतहों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प जैसी गैसों को पहुंचाना है, विशेषकर पत्तियों और तनों में। यानी कि इन गैसों का एक्सचेंज करने का कार्य कौन करता है, ऑक्सीजन हो गया, जलवाष्प भी हो गई, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो इन गैसेस का आदान प्रदान करने के लिए हमें, या आदान प्रदान करने के लिए पत्तियों में रंध्र की आवश्यकता होती है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो रंध्र का होता है वो होता है जल संतुलन को बनाए रखना। यानी कि जल संतुलन को बनाए रखने में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वाटर को बैलेंस रखना है, पौधे के अंदर ज़्यादा मात्रा में भी पानी नहीं चाहिए और कम मात्रा में भी नहीं चाहिए। तो रंध्र पौधे के ऊतकों में अतिरिक्त पानी को खत्म करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि रंध्र का एक जो प्रमुख कार्य है वो पौधों के जल संतुलन को बना के रखना है। यानी कि जो दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य है वो क्या है कि जल संतुलन को बना के रखना, किसमें, पौधों में। अगर अतिरिक्त पानी है तो उसको खत्म करने में ऊतक क्या कर देते हैं, उसको खत्म करते हैं, बाहर निकालते हैं। और वो भी बाहर कैसे निकलेगा, स्टोमेटा के माध्यम से निकलता है, ठीक है। तो वाटर को बैलेंस बनाने के लिए भी रंध्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया, रंध्र आमतौर पर दिन में खुले रहते हैं। यानी कि रंध्र जो कब खुलेंगे या स्टोमेटा कब खुलेंगे, दिन में खुले रहते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक CO2 के प्रवेश की अनुमति मिलती रहे, ठीक है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस कब होगी, दिन में होगी, जब प्रकाश होगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस चाहिए, CO2 चाहिए। तो उसके प्रवेश की अनुमति मिलती रहे, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड रंध्र से होकर के पत्तियों के अंदर पहुंच सके, या ऊतकों के अंदर पहुंच सके, टिश्यूज के अंदर पहुंच सके, ठीक है। तो रंध्र कार्बन निर्धारण फिक्सेशन के दौरान पानी या और अन्य गैसों के नुकसान को बचाने के लिए रात में बंद हो जाते हैं। दिन में तो खुले रहेंगे स्टोमेटा, लेकिन रात में क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, जिससे कि पानी इनका सुरक्षित रहे या अन्य प्रकार की जो गैसेज हैं वो भी बाहर ना निकलने पाए। जब पानी की आपूर्ति सीमित होती है या तेज धाराएं अथवा बर्फीले तूफान आते हैं, उस समय रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि रंध्र ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। जबकि क्या होगा, पानी की आपूर्ति सीमित होती है, यानी कि कम मात्रा में पानी उपलब्ध है वातावरण में, तो वो क्या करेंगे, अपने आप को बंद कर लेते हैं। या तेज धाराएं अथवा बर्फीले तूफान आते हैं, उस समय भी रंध्र अपने आप बंद हो जाते हैं। और इस प्रकार पौधों की शुष्कता या निर्जलीकरण को रोक लिया जाता है, कि पौधों के में जो शुष्कता है, शुष्कता का मतलब पानी की कमी ना होने पाए, और अतिरिक्त पानी जो बाहर निकल रहा है उसको रोक लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब देखिए इसमें रंध्र की क्रिया विधि क्या है। रंध्र सूक्ष्म छिद्रों से मिलकर बने होते हैं। किन से मिलकर बने होते हैं, सूक्ष्म छिद्र, बहुत सारे छिद्र होते हैं जो रक्षक कोशिकाओं की एक जोड़ी से घिरे होते हैं। रक्षक कोशिकाएं कहाँ होंगी, रंध्र के दोनों ओर एक जोड़ी, यानी कि दो रक्षक कोशिकाएं होती हैं और उनके बीच से छिद्र होता है। रंध्र रक्षक कोशिकाओं की स्फीति के अनुसार खुलते और बंद होते हैं, ठीक है। छिद्र के चारों ओर की कोशिका भित्ति सख्त और लचीली होती है, यानी कि जो छिद्र है बीच में, उसके चारों ओर की जो कोशिका भित्ति है वो कैसी होगी, टाइट होगी और फ्लेक्सिबल होगी। गार्ड कोशिकाओं का आकार आमतौर पर मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में भिन्न होता है। यानी कि जो रक्षक सेल्स हैं या जो द्वार कोशिकाएं हैं, उनका जो आकार होता है
वो अलग अलग होता है। किनमें? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों में अलग अलग होता है। ठीक है, मोनोकाट और डाइकाट। एक बीजपत्री कौन होंगे? जिनमें बीज सिंगल बीज होगा या वो बटा नहीं होगा दो भागों में। और डाइकॉट कौन होंगे या द्विबीजपत्री कौन होंगे? जिनमें बीज दो भागों में बटा होता है, जैसे चना हो गया, और मोनोकॉट के रूप में आपका गेहूं हो गया, धान हो गया। ये सारे के सारे एक बीजपत्री हैं, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। हालांकि तंत्र समान होता है, लेकिन जो तंत्र होता है वो एक जैसा होता है, लेकिन उनका जो आकार होता है वो कैसा होता है? दोनों में भिन्न होता है। एक बीजपत्री में अलग तरह का आकार होगा और द्विबीजपत्री में अलग तरह का आकार हो सकता है। किनका? द्वार कोशिकाओं का या गार्ड सेल्स का। रक्षक कोशिकाएं बीन के आकार की होती हैं, यानी कि जो बीन होता है उसके आकार की होती है। बीन का मतलब जो राजमा है उसके आकार की होती हैं, और इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है, और ये क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से आज हमने इन सारी चीज़ों के बारे में समझा कि स्टोमेटा क्या है और प्रकाश संश्लेषण क्या है, हरित लवक क्या है, कितने प्रकार का पोषण होता है। ये आपके लिए इस चैप्टर से रिलेटेड पहली वीडियो थी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।